दोस्तों नमस्कार। 4 PM पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त मयूर जानी। दोस्तों आप जानते हैं कि हम हर रोज जो है वो प्रोफेसर अभय कुमार दुबे साहब के साथ मिलकर देश की बात करते हैं। अब देश की बात में क्या होता है? वही होता है कि जो देश को जो छू रहे हैं, जो स्पर्श कर रहे हैं, ऐसे जो इश्यूज होते हैं। देश किससे बनता है? देश तो हम सबसे बनता है, आपसे, मुझसे, सबसे बनता है, हम सबको मिलके। तो हमको जो स्पर्श कर रहे हैं, हमको जो छू रहे हैं, ऐसे जो मुद्दे होते हैं, उन मुद्दों पर हम बात करते हैं और उसको समझने की कोशिश करते हैं अभय जी के पॉइंट ऑफ व्यू से कि वो इसको कैसे देख रहे हैं। तो आज भी वो करेंगे। मैं सबसे पहले उनका स्वागत कर लूं, मैं उनको जोड़ लूं मेरे साथ। अभय जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। मैं सर वो कुछ पढ़ रहा था, बहुत सारी चीजें समझने की कोशिश कर रहा था। एक तो कितना भी कुछ और भी जानने समझने की कोशिश करें, आजकल ये माहौल है। मुझे पता नहीं आपके साथ ये हो रहा है कि नहीं हो रहा है, मेरे साथ तो हो रहा है ये कि मैं कुछ कितने मतलब वेरियस सब्जेक्ट के ऊपर जाने की कोशिश करूं, लेकिन फिर भी जो है कहीं उसमें राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा और रामलला का फिर जो आगमन होने वाला है वो, और फिर मोदी साहब कितने कठिन यम नियम पालन करने वाले हैं वो, और उनकी मंदिरों की यात्रा, और एक नई दिशा, नई ऊंचाई, और सब राममय हो गए वो, और फिर राम राज्य भी स्थापित हो ही गया है। वो सब बातें कुछ और पढ़ने की, ढूंढने की कोशिश करूं, फिर भी आ जाती है। आपके साथ होता है क्या? मैं पहले थोड़ा पूछ लूं आपको मैं कुछ भी ढूंढना, मैं एक्चुअली ढूंढ रहा था कि ये जो दावा कर दिया प्रधानमंत्री जी ने, बोल दिया भाषण में, मैं एक्चुअली वो बयान जो है ना उनका कि 25 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा से अब बाहर निकाल निकाल बाहर, मतलब उस वहां से उठा लिया गया हमको। अब जी, वो गरीब नहीं कहे जा सकते। तो मैं वो ढूंढ रहा था, तो इस बीच में ये सब आ रहा था। हुँ, तो मुझे लगा आज आपसे इसी मुद्दे पे बात करें, ज़रूर, ज़रूर। क्योंकि बहुत सारे अर्थशास्त्री हैं, उनका तो ये कहना है कि भाई ये दावा नीति आयोग का गलत दावा है। प्रधानमंत्री ने भी नीति आयोग का ही जिक्र करते हुए उन्हीं के हवाले से ये बात हुँ, कही। हुँ, हुँ, हुँ। अब सर क्या है, 24 करोड़ 80 लाख लोग पिछले 9 साल में गरीबी रेखा से बाहर आ चुके हैं, कोरोना की इतनी भयानक त्रासदी के बावजूद, नोटबंदी की मानव सर्जित त्रासदी के बावजूद, और 2019 में तो रिपोर्ट भी था, सीएमआई का था मेरे ख्याल से, कि हुँ, भाई 45 साल में सबसे प्रचंड अगर कोई बेरोजगारी है तो तब है। उसके बावजूद हुँ, हुँ। ये चमत्कार कैसे हो सकता है? अगर इस पर आप कुछ रोशनी डालें। 9 साल में 24 करोड़ 80 लाख लोग गरीबी रेखा से दूर, मतलब तो रामराज आ गया सर फिर। देखिए मयूर जी, इसके ऊपर तो काफ़ी कुछ कहने के लिए है मेरे पास। जी। सबसे पहली बात तो ये है कि ये नीति आयोग की आधिकारिक रिपोर्ट नहीं है। अच्छा। ये नीति आयोग के एक सदस्य का लिखा हुआ एक एकेडमिक पर्चा है, एक एकेडमिक पेपर है। उसी को मीडिया में नीति आयोग की रिपोर्ट के तौर पर, नीति आयोग की फाइंडिंग्स के तौर पर प्रचारित किया जा रहा है। पहली बात ये है। दूसरी बात यह है कि इसके अंदर गरीबी नापने के लिए जो इंडेक्स बनाया गया है वो एक बहुआयामी इंडेक्स है। ये वो इंडेक्स नहीं है जिसके आधार पर देश में अभी तक गरीबी को मापा जाता रहा है। अभी तक गरीबी को मापने का जो तरीका था वो तरीका ये था कि गरीबी आमदनी और उपभोग दो मानकों के आधार पर नापी जाती थी। क्योंकि आमदनी को मापने का कोई तरीका सरकार ने इजाद नहीं कर पाया था, इसलिए मुख्य तौर पर कंजम्पशन यानी उपभोग के आधार पर गरीबी मापी जाती थी कि कौन व्यक्ति कितना कंजम्पशन कर रहा है, उसके आधार पर तय किया जाता था कि वो गरीब है या गरीब नहीं रह गया है या मध्य वर्ग में है या उच्च वर्ग में है, वो होता था। चूंकि उपभोग के आधार पर गरीबी मापना भी कोई बहुत सिक्काबंद तरीका नहीं था, क्योंकि उपभोग कई तरह का होता है। किस चीज को उपभोग माना जाएगा, किस चीज को उपभोग नहीं माना जाएगा, उपभोग करने वाला भी किस चीज को कंजम्पशन मानता है, सवाल पूछने वाला किस चीज को मानता है, उसमें बहुत सारी पेचीदगियां थी और बहुत सारे भ्रम थे। इसलिए कभी भी गरीबी का सही सही नापना हमेशा मुश्किल रहा है भारत में। अब इन्होंने क्या किया है कि यूएनडीपी, ये जो एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था है संयुक्त राष्ट्र की, उसने एक इंडेक्स बनाई थी जो एक तरह से एक्सेसिबिलिटी इंडेक्स है, यानी कुछ सुविधाओं तक लोगों की कितनी पहुंच है इसके आधार पर। जैसे घर घर में पानी आता है कि नहीं आता है,
बच्चे पढ़ाई लिखाई के लिए जाते हैं कि नहीं जाते हैं, उनका बैंक में खाता है कि नहीं खाता। इस तरीके की क्या इस तरह से पूरा एक इंडेक्स है। तो उसके 10 मानक थे। भारत में इसी इंडेक्स को लेके उसके 12 मानक अर्थशास्त्रियों ने बनाए। तो जिन सज्जन ने ये पर्चा लिखा है, उन्होंने इसके 12 मानकों के आधार पर ये निर्णय निकाला है कि 25 करोड़ लोग गरीबी से बाहर निकल आए हैं। अच्छा, अब हाल ही में एक मशहूर अर्थशास्त्री हैं अजीत रानाडे, उनकी इस विषय पर टिप्पणी पढ़ रहा था। तो अजीत रानाडे ने कहा है कि व्यक्ति कब अपने आप को गरीब मानता है और कब गरीब से बेहतर मानता है। उन्होंने इसका एक सीधा और सरल फार्मूला है, वो अपनी आमदनी को देखता है। वो देखता है कि उसकी आमदनी बढ़ रही है कि नहीं बढ़ रही है। उस आमदनी के आधार पर उसकी जो परचेजिंग पावर है, जो क्रय शक्ति है, वो कितनी है। उसके आधार पे उसका मानस बनता है कि वो गरीब है या नहीं गरीब है। आप उसे कुछ भी कहते रहें। अगर एक व्यक्ति एक गंदे से घर में रहता है, खराब से घर में रहता है, उसके घर में मान लीजिए वो बाहर के नगर पालिका के नल से पानी लाता है और उसके घर में बिजली भी नहीं है, और उसके बावजूद भी अगर अचानक उसको 1 महीने ज्यादा आमदनी हो गई, तो उस महीने वो गरीब होने की मानसिकता में नहीं आएगा, क्योंकि वो बाजार में जाएगा और वो चीजों खरीदेगा अपने लिए, मनमाने तरीके से जैसा मन चाहेगा वैसा वो खाना खाएगा, वगैरह वगैरह, अपने बच्चों के लिए कपड़े खरीदेगा, और उस क्षण वो गरीब होने की मानसिकता में नहीं होगा। अगर उसकी आमदनी वो नियमित है, तो धीरे धीरे करके उसके जीवन स्तर अपने आप बढ़ जाएगा। अच्छा, अब चूंकि आमदनी, ये सरकार लोगों की आमदनी बढ़ाने में नाकाम है। यहां तक कि अगर लोगों की आमदनी कम हो रही है, तो उसकी उसकी गिरावट को रोकने में भी नाकाम है। नई आमदनी लोगों तक पहुंचाने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। ऐसी हालत में बहुत ही चतुराई पूर्वक एक ऐसी इंडेक्स बनाई गई है, जिसका ना आमदनी से कोई रिश्ता है और ना उस आमदनी के खर्च यानी उपभोग से कोई रिश्ता है। ये एक चालाकी पूर्वक बनाई गई इंडेक्स है और इसका रिश्ता सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के साथ जोड़ दिया गया है, जिसको एसडीजी बोलते हैं अर्थशास्त्र की भाषा में। कि अगर इन मानकों के ऊपर व्यक्ति खरा उतरता है, इसका मतलब है कि वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स में गोल प्राप्त कर लेगा। अपने टिकाऊ विकास के लक्ष्यों को प्राप्त करने में वो आबादी का हिस्सा सक्षम है। ये एक किताबी मान्यता तैयार की गई है पूरी की पूरी, और इस किताबी मान्यता को चुनाव से ठीक पहले बहुत ही चालाकी के साथ पेश किया गया है। और नीति आयोग आधिकारिक रूप से इस कवायद में फंसने के लिए तैयार नहीं होगा। वो क्यों उस कवायद में फंसे? क्योंकि उसके ऊपर सवाल उठ सकते हैं सारी दुनिया में। इसीलिए केवल उसके एक सदस्य के लिखे हुए एक पेपर के आधार पर, एक एकेडमिक पेपर के आधार पर ये सब पूरी बात की जा रही है। प्रधानमंत्री ने फौरन इस एकेडमिक पेपर को लपका और अपने आप को बधाई दे डाली कि हमने 25 करोड़ लोगों को, पहले की सरकारें कमजोर थी, उन्होंने कहा हमने 25 करोड़ लोगों को गरीबी की रेखा से बाहर निकाल दिया है। अब मैं ये जानना चाहता हूं कि अगर जिस व्यक्ति के घर में पानी नहीं आ रहा है, उसके घर में नल से पानी आने लगा और प्रधानमंत्री ने जनधन योजना के तौर पर उसका खाता भी खुलवा दिया है। ध्यान कीजिए, 2014 में नरेंद्र मोदी ने जो पहली योजना शुरू की थी वो जनधन योजना थी, जिसमें करोड़ों करोड़ों लोगों के खाते खुलवाए गए। अब उसका बैंक में खाता भी खुला हुआ है, उसके घर में नल से पानी भी आ रहा है, उसके घर में एक बिजली का लट्टू भी ही चमक रहा है, तो उसके घर में बिजली भी है। तो अब 3, और उसका बेटा जो है वो पाठशाला में भी जाता है। इन 3-4 ये 4 मानक जो हैं, ये बड़े मानक हैं। इन मानकों को अगर वो खरा उतर गया, तो ये पर्चा जो है उसको गरीब मानने के लिए तैयार नहीं है। तो ये इस तरह से करके ये पूरा एक अर्थशास्त्रीय प्रपंच जो है वो रचा गया है, ताकि चुनाव से पहले लोगों को ये संदेश दिया जा सके, चुनावी भाषणों में छाती ठोक ठोक के ये बात कही जा सके कि हमने 25 करोड़ लोगों को गरीबी की रेखा से ऊपर कर दिया है। देखिए, 7 साल पहले भी एक इसी तरह का पर्चा तैयार किया गया था और उस पर्चे में भी इसी तरह की दावे थी। उस पर्चे के आंकड़ों को लेकर और नए आंकड़ों में कुछ प्रशासनियों का ये तक कहना है कि ये जो पूरी मैथमेटिकल एक्सरसाइज की गई है, ये मुश्किल से 10 या 15 मिनट की है। इस तरह की 10 या 15 मिनट की कवायद करके इस तरह के पर्चे लिखे जा सकते हैं और तैयार किए जा सकते हैं। इनमें ऐसी कोई खास बात नहीं है। ये सिर्फ सरकारी पार्टी को चुनाव के दौरान एक बहुत बड़ा दावा करने का मौका मिले, इसलिए ये पूरी की पूरी कवायद की गई है। ये आपकी बात बिल्कुल सही है कि जो देश अभी अभी कोविड की महामारी से गुजरा है,
जहां लोगों की आमदनियां और रोजगार का इतना बड़ा क्षय हुआ था, इस देश में नोटबंदी के तौर पर असंगठित क्षेत्र के ऊपर सर्जिकल स्ट्राइक की गई। बिल्कुल। और असंगठित क्षेत्र क्या है? देश की 94% जो कार्यशील आबादी है वो असंगठित क्षेत्र में काम करती है। केवल 6% आबादी ही संगठित क्षेत्र में होती है, और वहां पे इतने बड़े पैमाने पर लोगों की आमदनी का और रोजगारों का क्षय हुआ है। ऐसे देश में इस प्रकार की किताबी कवायद करके ये दिखाना कि गरीबी कम हो गई है, ये अपने आप में एक विडंबना ही है, और क्या है। सर, दो चीजें अभी सवाल के तौर पे उठ रही है मेरे मन में। जी। पहली बात, अगर 25 करोड़ लोग गरीबी रेखा से बाहर आ गए हैं, ये नीति आयोग के एक सदस्य का पर्चा में ये बात, पर्चे में, ये पेपर में ये बात लिखी जा रही है। और प्रधानमंत्री अगर इस बात को नीति आयोग का हवाला देते हुए पूरे देश की जनता को ये बता रहे हैं, तो ये धोखाधड़ी, ये फ्रॉड नहीं है क्या? प्रधानमंत्री ये चीटिंग ही कर रहे हैं। 100% फ्रॉड के अलावा कुछ है ही नहीं, और इस फ्रॉड में मीडिया भी भागीदार है। भाई, वो पर्चा जारी किया गया, मीडिया ने उस पर्चे को फौरन लपका, और पहले पन्ने की बड़े बड़े पहले पन्ने में शीर्षक लगा के हिंदी और अंग्रेजी के अखबारों में उसको छापा गया, और उसके बाद में प्रधानमंत्री ने फौरन उसको ट्वीट कर दिया, और वो एक तथ्य जो है ना, वो एक सरकारी तथ्य बन गया, और उसके ऊपर एक बहस भी होने लगी। अब बहस अर्थशास्त्र की है, वो काफी उसके अंदर जटिलता होती है, वो जटिलता जनता समझ नहीं सकती है, विपक्ष को फुर्सत नहीं है इन बातों की पोल खोलने की, विपक्ष सीटों के बंटवारे में व्यस्त है। ये सब नरेंद्र मोदी तरह तरह की उपलब्धियों की घोषणा कर रहे हैं, खुद ही उन उपलब्धियों का श्रेय ले रहे हैं, और देश के राष्ट्रीय मंच से अपनी हैसियत का फायदा उठाकर तरह तरह की शेखी बघारी जा रही है, और ये दावा किया जा रहा है कि उनकी ही हुकूमत में सबसे ज्यादा देश की प्रगति हुई है। और दूसरा सवाल अभय जी, अगर ये सच है तो फिर वो जो 80-81 करोड़ लोगों को अभी भी जो राशन देने की बात चल रही है, मुफ्त दिया जा रहा है, ये इतना कॉन्ट्राडिक्टरी कैसे हो सकता है? कोई सामान्य बुद्धि। मैंने बताया ना कि ये जो एक बहुआयामी सूचकांक बनाया गया है, मल्टी डायमेंशनल मैट्रिक्स बनाई गई है, इस मैट्रिक्स का सीधा सीधा रिश्ता सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल से जोड़ दिया गया है। ये दिखाना चाहते हैं अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय पूंजी की जो पैरोकार की सरबराह संस्थाएं जो हैं, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, विश्व व्यापार संगठन और विश्व बैंक, यूएनडीपी वगैरह, ये तमाम जो संस्थाएं हैं, ये इन संस्थाओं के बनाए हुए फंडे हैं ये सस्टेनेबल डेवलपमेंटल गोल। अच्छा, तो सस्टेनेबल डेवलपमेंटल गोल कोई भी अर्थव्यवस्था कैसे दावा कर सकती है अगर उसके यहाँ गरीब बहुत ज्यादा होंगे? तो पहले तो किताबी जरिए ये साबित करना है कि गरीब उत्तरोत्तर कम होते जा रहे हैं, गरीबों की संख्या कम होती जा रही है। और कुछ सरकार के इस पूरे प्रोजेक्ट के साथ जुड़े हुए अर्थशास्त्रियों ने कह भी दिया है कि आगे 10-15 साल के अंदर हिंदुस्तान में केवल 4 या 5% गरीब रह जाएंगे। अच्छा, जो साधारण बुद्धि है, सामान्य ज्ञान है, वो ये बताता है कि एक ऐसा व्यक्ति जिसकी क्रय शक्ति सरकार द्वारा दिए गई दान दक्षिणा पर आधारित होगी, वो व्यक्ति सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स में भागीदारी कर ही नहीं सकता है। कर नहीं सकता है। जो व्यक्ति कहता है कि भाई हमारे घर में 20 किलो अनाज चाहिए हमें पूरे महीना खाना खाने के लिए, लेकिन हम जो कमाते हैं वो केवल 15 किलो अनाज हम कमा पाते हैं, या हम 12 किलो अनाज कमा पाते हैं, बाकी अनाज हमें सरकार से मुफ्त मिलता है, और उसमें अगर कुछ अनाज जो ज्यादा मिल जाता है तो उससे हमें कुछ आमदनी हो जाती है, उस अनाज को बाजार में बेच के, या और उसी तरीके से आमदनी हो जाती है। उस जरा सी आमदनी को लेकर वो मार्केट में जाएगा तो वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल में क्या योगदान कर पाएगा? कोई नहीं, बिल्कुल कुछ नहीं। तो ये एक अर्थशास्त्रीय आंकड़ों के आधार पर किए जाने वाला एक बहुत बड़ा फर्जीवाड़ा है। तो ये जैसे आपने कहा, आपने बिल्कुल सही कहा कि विपक्ष तो मस्त है, या तो व्यस्त है वो सीटों के बंटवारे को लेकर, और यात्रा उनकी भी न्याय करने की यात्रा सब चल रही, सब ठीक है। बाकी अर्थशास्त्री जो सच में अर्थशास्त्री हैं, उनकी तो बातें नरेंद्र भाई कभी सुनना पसंद नहीं करते हैं। उनको वो जो अपने क्षेत्र में तज्ञ हो
वो उनको कभी पसंद नहीं आता, ऐसा मेरा आज तक का अनुभव रहा है। जो ये कह रहे हैं कि महाराज आप हर क्षेत्र के ज्ञाता हो और आप जो कहते हैं वही सच है, और हमने अब तक जो है सिर्फ घास काटी है अपने क्षेत्र में, पर आपसे ज्यादा अनुभव या ज्ञान नहीं है, वो फिर उनके लिए थोड़े बहुत मान के पात्र बन जाते हैं। इस स्थिति में अभय जी, ये इसका कोई इंटरनेशनल रैंकिंग रेटिंग वगैरह कुछ होता है क्या? ये जो देखिए इंटरनेशनल, ये असल में जिस जो अर्थनीति है, उस अर्थनीति में जहां से वो निर्देशित हो रही है, मैंने अभी संस्थाओं का जिक्र किया, जी इसीलिए जो पूछा मैंने। अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय पूंजी की नियामक संस्थाएं जो हैं, वही इस अर्थनीति के फंडे को पूरा निर्देशित कर रहे हैं। उन्होंने ही ये भारत जैसे देशों के तमाम नेताओं को थमाई है, और हमारे यहाँ के लोगों ने उसी को श्रेयस्कर मानकर अपना लिया है। तो अगर उन्हीं के निर्देशों के आधार पर ये सब कहा जा रहा है। देखिए, एक सरकार सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल का दावा तभी कर सकती है जब कोई वो कहेगी कि हमारे यहाँ की आबादी इस योग्य है कि वो इस प्रक्रिया में भागीदारी कर सके। जिस व्यक्ति घर में पानी भी नहीं आता है, जिसका बच्चा स्कूल भी पढ़ने के लिए नहीं जाता है, जिसके पास बैंक में खाता भी नहीं है, जिसके घर में बिजली भी नहीं है, तो वो व्यक्ति क्या सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल में भागीदारी करेगा? तो सबसे पहले दिखाने की ये जरूरत है 10 से 15 साल की अवधि में कि ये सब लोग उन तमाम एक्सेसिबिलिटी इंडेक्स के मुताबिक उन तमाम सुविधाओं का उपभोग कर रहे हैं जो सुविधाएं लोगों को गरीबी से बाहर निकालने का सबूत पेश करती हैं। तो उसके लिए जरूरी है कि ये दिखाया जाए, और ये दिखाया जा रहा है। चुनाव से पहले ठीक दिखाने में सरकार को चुनाव जीतने में भी इससे मदद मिलेगी। तो मेरे ख्याल से ये फिर तो चलता रहेगा सर, इसमें तो कोई रोकने वाला है नहीं। ये पता नहीं तो किताबी, ये सब पूरी देखिए किताबी कवायद है। इसका भारत में गरीबी से कोई ताल्लुक नहीं है। आप देखिए महंगाई है, महंगाई एक ऐसी चीज है जो कभी भी कम नहीं होती, उसके बढ़ने की रफ्तार तो कम हो सकती है। मतलब महंगाई आज 5% की रफ्तार से मान लीजिए बढ़ रही है। आप कह सकते हैं कल भाई हमारा इंडेक्स बता रहा है कि महंगाई 4.25% की रफ्तार से बढ़ रही है, तो इसको मीडिया में इस तरह पेश किया जाता है कि महंगाई गिर रही है, महंगाई कम हो रही है। तो महंगाई कभी भी कम नहीं होती। इसी तरह गरीबी है, गरीबी बढ़ने की रफ्तार कम होती है, गरीबी कभी भी कम नहीं होती किसी की, कभी भी कम नहीं। और उससे क्या होता है कि गरीबी के दायरे से निकलने में कई पीढ़ियां लग जाती हैं। भाई नरेंद्र मोदी तो अभी 10 साल प्रधानमंत्री रह चुके हैं, अभी 5 साल प्रधानमंत्री मान लीजिए और रहेंगे, और उन्होंने जोर मारा, स्वास्थ्य में उनका साथ दिया, तो 5 साल और रह लेंगे प्रधानमंत्री, तो 20 वर्ष प्रधानमंत्री रहेंगे। 20 वर्ष की एक पीढ़ी होती है। बिल्कुल। तो अब और हिंदुस्तान में गरीबी कम होने की रफ्तार इतनी धीमी है, इतनी सुस्त है कि उसमें कई पीढ़ियां लग जाती हैं गरीबी से बाहर निकलने में। तो उसको एक व्यक्ति जो है 60 साल बाद इस स्थिति में आ पाएगा अगर मुतवातिर इसी रफ्तार से उसकी गरीबी कम होती रहे, जब वो कह सके कि अब वो गरीबी से बाहर निकल गया है। तब तक तो कोई और प्रधानमंत्री होगा। हाँ, मतलब वही बात है जो दर्शकों को समझना चाहिए। मैंने अपने पत्रकार के तौर पर, समीक्षक के तौर पर और एक पब्लिक इंटेलेक्चुअल के तौर पर ऐसी कोई सरकार नहीं देखी है, दावा न किया हो उसने गरीबी कम कर दी है। कांग्रेस सरकारें भी ये दावा करती थी, भारतीय जनता पार्टी की पिछली सरकारें भी दावा करती थी, 90 के दशक में बनी हुई तमाम जो गठजोड़ सरकारें थी वो भी ये दावा करती थी कि वो गरीबी कम कर रही है। तो गरीबी जो ऐसी चीज है लगातार घटती रहती है हिंदुस्तान में। हिंदुस्तान फिर भी एक गरीब देश और लो इनकम कंट्री बना रहता है। तो दर्शकों को मैं ये कहना चाहता था कि अभय जी जो कह रहे हैं इसको मतलब ध्यान से समझने की कोशिश करें। वो कह रहे हैं कि वो जो सस्टेनेबल ग्रोथ वाली बात है ना, वो एक अलग चीज है, पर जो हमारे यहाँ दिखाया जा रहा है उसका एक तरह से दुरुपयोग करते हुए जो दृश्य दिखाया जा रहा है वो दिखाया जा रहा है हमको। यही तो कह सकते हैं सर। बिल्कुल। देखिए ये बिल्कुल चुनावी मकसद से ये पूरा प्रपंच रचा गया है ताकि चुनाव में सरकार को ये दावा करने का मौका मिल सके। बिल्कुल। नरेंद्र मोदी जी एक बात अच्छी तरह जानते हैं कि हिंदुस्तान का विपक्ष जो है वो बिल्कुल नाकारा है। वो उनकी किसी भी बात की काट नहीं करता है, उनके किए गए किसी भी दावे का खंडन नहीं करता है, और उनके बुद्धिजीवी जो तमाम तरीके से चतुराई पूर्वक तरह तरह के झूठ बोलते हैं, जो सरकार के बुद्धिजीवी है, उनकी पोल खोलने की बौद्धिक क्षमता इस विपक्ष के पास है नहीं, ना फुर्सत है ना इच्छा है। ये हर काम विपक्ष इतने धीमे धीमे करता है, ऐसी कोई सीमा नहीं है। ऐसा मैंने पहले भी कहा था
ये विपक्षी एकता भी इस रफ्तार से हो रही है। ऐसे बुजुर्ग लोग सवेरे सवेरे कंपनी बाग में सैर करने जाते हैं तो बहुत धीमी गति से चलते हैं, वो बीच बीच में बैठ भी जाते हैं थक के। तो इस तरीके से ये विपक्षी एकता हो रही है। ये विपक्षी एकता नरेंद्र मोदी ने जो जबरदस्त किस्म का चुनावी अभियान चला रखा है राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के रूप में, मैं सभी चुनावी अभियान ही कहता हूं, क्योंकि इसका मकसद ही ये है कि जो आर्थिक और सामाजिक मुद्दे हैं वो दब जाएं, वो पीछे चले जाएं। बहुत सही बात है, बहुत सही बात है। मैं उम्मीद करता हूं कि आज इस मुद्दे पर जो आपने समीक्षा की है वो हमारे दर्शक पूरी तरह से उसको सुने और ठीक से समझे और कोशिश करें ये समझने की कि आपकी आंख में धूल झोंका जा रहा है ना, आंखों में पट्टी बांध दी जा रही है, आपके पास आंखें हैं लेकिन फिर भी आपको अंधा बनाया जा रहा है। तो मेहरबानी करके इसको देखने समझने की कोशिश करें। अभी जी बहुत बहुत धन्यवाद इस मुद्दे पर आज आपने देश की बात की हमसे, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू वेरी मच। तो अब आप सुन लिया आपने, ठीक है, जो एक ऐसा रिपोर्ट जो एक नीति आयोग के सदस्य का है, निजी उसका है, उसने लिखा है, ये नीति आयोग का आधिकारिक रिपोर्ट भी नहीं है, फिर भी हमारे प्रधानमंत्री सीना तान के ताल ठोक के पूरे देश की जनता को ये कह रहे हैं कि 25 करोड़ लोग को गरीबी रेखा से बाहर कर दिया है पिछले 9 साल में। अब इससे बड़ा झूठ, अब ये तो कहने भी हमारी हिम्मत भी नहीं होती कि इससे बड़ा झूठ क्या होगा, क्योंकि एक के बाद एक बड़े से बड़े झूठ आ रहे हैं। तो ये भी उन झूठों में से एक है, ये आप समझ के चलिए और थोड़ा सोचिए इस पर, है ना। मैं हमेशा कहता हूं सोचना बहुत जरूरी है, समझना बहुत जरूरी है, सिर्फ सुनिए मत, सोचिए भी चाहिए साथ में। तो फिर सोचने के बाद क्या मन में विचार आता है वो हमको लिख के जरूर से बताइए, कमेंट बॉक्स नीचे आपके लिए, बिल्कुल आप ही के लिए हमने जो है यहाँ के सजा के रखा हुआ है, ठीक है। तो फिर उसके बाद हम हमेशा कहते हैं, आज भी कहेंगे, अगर बात आपको हमारी पसंद आई हो तो फिर इस वीडियो को लाइक जरूर करें। इस वीडियो की जो लिंक है उसको आप हो सके उतना शेयर करेंगे तो ये जो बात जो जानने के लायक है, बहुत जरूरी है, वो बात बहुत सारे लोगों तक पहुंच जाएगी अगर आप थोड़ा सहयोग करेंगे तो शेयर करके। और हमारी जो चैनल है इसको आप सब्सक्राइब करें और अपने आसपास के लोगों से करवाएं, तो ये जो परिवार है और बड़ा होगा, तो जो सही और सच्ची बात कर रहे हैं तो और ज्यादा लोगों तक पहुंच पाएगी। और हमारी प्रादेशिक चैनल हैं, वहां जाएंगे तो प्रदेश की खबरें आपको जानने को मिलेगी, वहां सब्सक्राइब करें। ज्वाइन का बटन हमने एक लगाए रखा हुआ है, उसको आप दबाएंगे तो जितना भी चाहे उतना आर्थिक अनुदान आप हमको दे सकते हैं, उससे हमको बल प्रोत्साहन दोनों मिलता है। यही कहना था आज। बहुत बहुत धन्यवाद करेंगे आप सभी का जो इस कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़े हैं। थैंक यू वेरी मच, नमस्कार।